नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि हिंदुत्व के कार्ड को खुलकर खेलेगी। 12 नवंबर से 14 नवंबर तक बनारस में धर्म संसद, संस्कृति संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस संसद में धर्म के मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही धर्मांतरण, कॉमन सिविल कोड, मथुरा काशी मुक्ति, मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण से मुक्ति के तमाम सारे प्रस्ताव पारित होंगे। इस धर्म संसद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने जाएंगे। केंद्र से अमित शाह के आने की भी चर्चा है, उसका प्रोग्राम अभी कंफर्म होना बाकी है। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने जैसे ही जिन्ना का नाम लिया, जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को मानो मन मांगी मुराद मिल गई हो। ऐसा कोई सा दिन नहीं होता जब योगी आदित्यनाथ खुल करके जिन्ना के नाम पर अखिलेश यादव पर हमला न बोलते हों। अयोध्या का मामला हो या जिन्ना का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह पिच शानदार होता है। भारतीय जनता पार्टी को इस पिच पर खेलने के लिए मौका क्या अखिलेश यादव ने दिया है, और क्या भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को पीछे रखेगी? इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केसी जैन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी, कांग्रेस के जावेद अहमद और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वे अपनी निष्पक्ष राय देंगे। आज शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। जैन साहब, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई डर लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि विकास के काम जो होने चाहिए थे उतने हो नहीं पाए हैं? आखिर वजह क्या है कि धर्म संसद जैसे आयोजन हो रहे हैं, जिन्ना का नाम लेकर के बार बार हमले हो रहे हैं, और अयोध्या के नाम पर, राम के नाम पर आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने एजेंडे पर लौटती दिख रही है? विकास कहीं दूर है। जैन साहब। देखिए उपाध्याय जी, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है, ये बात सही है, और उसमें हम लगातार लगे हैं। बूथ स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख बनाने तक तो हम काम लगातार कर रहे हैं, और एक एक घर में हम संपर्क कर रहे हैं। लेकिन इन चीजों को, हमारे कामों को किनारे रख करके विपक्ष कहीं ना कहीं इस चीज को मुद्दा बना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदुत्व के दम पे आना चाहती है और हिंदुत्व को अपना एजेंडा बना करके और चुनाव में आना चाहती है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अगर उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है, और अगर हम 50 लाख लोगों को हमने आवास उत्तर प्रदेश में दिए हैं, 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं, तो इसकी चर्चा विपक्ष क्यों नहीं करता है? इसका नाम क्यों नहीं बच लेता है कि हमने क्या काम किया, आपने काम क्या किया? विपक्ष स्वयं चाहता है कि हिंदुत्व का मुद्दा बना रहे। वास्तव में चाहे इसके पहले की बीएसपी सरकार रही या इसके पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अगर तुलना कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी के इन 4.5 पौने 5 सालों का और पिछली सरकारों का, तो कहीं से भी पिछली सरकारें बराबर में नहीं बैठती है, बल्कि बहुत पीछे बैठ जाती है। इसलिए वो जो काम हमने, ठीक है, हमने हिंदुत्व के लिए भी काम किए, उसको हम नकार नहीं रहे उपाध्याय जी, लेकिन जो काम हमने किए वो आम जनता के लिए किए। लेकिन हाँ, अगर भगवान राम मंदिर बनाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, डे बाय डे हेयरिंग हुई, उसमें परिणाम आया और भव्य राम मंदिर बन रहा है। अगर ये काम उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में हो रहा है कि मंदिर बन करके खड़ा हो रहा है, तो इसको कहने में हमें क्या बुराई है? अगर हमने सीए लेकर के हम आते हैं और देश के नकारात्मक तत्व सीए के विरोध के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और उनको जेल भेजने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, उनके पोस्टर लगते हैं, तो इस विपक्ष को आपत्ति क्या है? विपक्ष उसको क्यों कहता है? आखिर अखिलेश यादव जी को सामने आकर के क्यों कहना पड़ता है कि हम इनके सारे मुकदमे वापस लेंगे? इसके पहले तो अखिलेश यादव जी ये भी कह चुके हैं कि हम जो है, जो आतंकवादी है उनके मुकदमे वापस लेंगे। बाराबंकी में जो आतंकवादी बंद थे उनके लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया, जो सचिव थे उनको एप्लीकेशन दिया, कोर्ट में अर्जी दी, इनके मुकदमे वापस होने चाहिए। तो हिंदुत्व का मुद्दा वास्तव में बना कौन रहा है? हमने अगर 50 लाख लोगों को आवाज दिए, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, हर एक समाज का वर्ग है, पिछड़े भी है, गरीब भी है, हर वर्ग का है उसमें। लेकिन वास्तव में काम के आधार पर जो विपक्ष है कहीं पे टिक ही नहीं रहा है। इसलिए विपक्ष की मजबूरी है कि हमने जो हिंदुत्व के लिए काम किए हैं उनको विपक्ष स्वयं गिरा रहा है। वो चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने को लेकर के हो, राम मंदिर निर्माण को लेकर के हो,
राम सेतु को लेकर के ठीक हो है जैन साहब। मनोज राय जी से हम जवाब ले लेते हैं। मनोज राय जी, आखिर अखिलेश यादव को जिन्ना का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ी? चलो जिन्ना का नाम ले भी दिया, लेकिन उसके बाद उस पर कोई खंडन नहीं आया। जिन्ना को नायक बताया गया है, सरदार पटेल से तुलना की गई है, महात्मा गांधी से तुलना की गई है, जवाहरलाल नेहरू से तुलना की गई है। क्या आपको लगता है कि जिन्ना इस देश में कोई नायक था? अगर उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई लड़ी भी थी, मान भी लिया जाए, और लड़ी थी उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने देश के बंटवारे पर मुहर लगा दी, तो क्या वे हमारे नायक रह जाते हैं? मनोज राय जी। आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, ये बताया कि कब अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेंगे। मतलब इस तरीके से डिबेट में बैठ करके झूठ परोसना, झूठ बोलना, झूठ समझाना। अरे भाई, आप काम तो कर नहीं पा रहे हो 5 साल में। हमने जो काम शुरू किया था उसका फीता काट रहे हो। भ्रष्टाचार चरम पे है। योगी से बड़ा कोई जातिवादी मुख्यमंत्री नहीं हुआ आज तक। सारे गुंडे माफिया जंगल राज है। आप किस तरीके की बात कर रहे हो जैन साहब? सही बात करिए। गुंडागर्दी अभी चरम पे है और जंगल राज अभी है। लड़की रात को पेट्रोल और डीजल डाल के जला दी जाती है। दिन दहाड़े ट्रैक्टर चला के गृह मंत्री का बेटा धक्के मारता, रौंदता है, और बाद में मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री के साथ फोटो आता है। तो इस तरीके की बातें करके, ये झूठ झपाट बोल करके आप दोबारा सत्ता में वापस आने वाले नहीं हो। आपका पोल खुल चुका है। इसलिए बेहतर ये होगा कि जनता के सामने जब आप किसी बड़े पत्रकार के चैनल पे बैठे हो, जहां लोग आपको सुन के आपके बारे में निर्णय बताते हो, वहां तो कम से कम सही बात करिए। आप दूसरी बात, इस तरीके की बात, आप आतंकवादी को छोड़ने की बात उन्होंने कब कही है, ये आप बता दीजिए। जैन साहब जवाब दीजिए। जैन साहब, बाराबंकी में जो आतंकवादी बंद थे उनको छुड़ाने का प्रयास किया, उनके लिए अर्जी दी, हाई कोर्ट में अर्जी दी, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, और जो न्याय मंत्री थे, न्याय मंत्री के माध्यम से, न्यायिक सचिव के माध्यम से अपनी सरकार रहते हुए उन्होंने पत्र लिखा न्यायिक सचिव को बाकायदा कि इनके मुकदमे वापस लिए जाएं, और उस पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। आदरणीय गोस्वामी जी बैठे हुए, आदरणीय उपाध्याय जी बैठे हुए, अच्छी तरीके से इस चीज को बता सकते हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, नहीं दी थी, और उस पर हाईकोर्ट का निर्णय आया कि ये राजनीतिक मुकदमे नहीं है, ये आतंकवादी है, इनके मुकदमे वापस नहीं हो सकते हैं, इनकी सुनवाई बंद नहीं हो सकती है, और आप उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो आप झूठ बोल रहे हैं या अखिलेश यादव जी झूठ बोल रहे थे? दो में से एक लोग झूठ बोल रहे हैं। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या अखिलेश यादव जी ने जो काम किया सिर्फ दिखावे के लिए किया, वास्तव में अल्पसंख्यकों के लिए और मुसलमानों की हितैषी नहीं है, केवल फर्जी अर्जी दे रहे थे। उन्होंने कोई अर्जी नहीं दी। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे, उनको सिर्फ एक प्रोपोगंडा खड़ा करना था। जी मनोज राय जी, आप कुछ कहना चाहें? हम अर्जी बेगुनाहों के लिए देते हैं। हम सेंगर जैसे बलात्कारियों को बचाने के लिए अर्जी नहीं देते। हम चिन्मयानंद जैसे लोगों को बचाने के लिए अर्जी नहीं देते। कितने लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं, उनके लिए अर्जी समाजवादी पार्टी दे रही थी। ये सेंगर और चिन्मयानंद जैसे लोगों के लिए बेहयाई की तरह खड़े होने का काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। क्या आप प्रज्ञा ठाकुर को मानते हैं? प्रज्ञा ठाकुर को आप मानते हैं कि नहीं मानते? क्या मानते हैं? अगर आपके साथ कोई है तो वो संत है, और अगर यही दूसरे कोई साथ है तो वो आतंकवादी है। इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए राय साहब, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी तुलना करते हैं कि उन्होंने देश को तोड़ने का काम, तुलना उन्होंने गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जिस प्रकार से की, उसी प्रकार की तुलना यहाँ पे चैनल पे बैठ करके आप उन आतंकवादियों की तुलना देशभक्तों से कर रहे हैं। अरे आतंकवादियों की बराबरी आप देशभक्तों से नहीं कर सकते हैं। और ये डिसीजन आप न्यायालय पे छोड़ दीजिए ना। ये जो डिसीजन है इसको आप सीधे सीधे न्यायालय पे छोड़ दीजिए ना। अगर मुकदमा कायम हुआ है, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है, हेयरिंग हो रही है, तो वो आतंकवादी है नहीं है, कल को बरी होगा नहीं होगा। आखिर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फटकार लगाए, ऐसा काम आप क्यों करते हैं? तो कम से कम उसको तो न्यायालय की प्रक्रिया तो साफ सुथरा अलग रहने दीजिए ना। हमारे साथ कांग्रेस के जावेद अहमद भी जुड़ चुके हैं। जावेद जी, आपसे सीधा सवाल है
क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के पिच पर अब बैटिंग करने लगी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से दोनों पार्टियों को नुकसान होने की आशंका है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो? और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व पर बैटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? जावेद जी। देखिए उपाध्याय जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जब लोग काम नहीं करेंगे तो धर्म की नाव लेने का प्रयास करेंगे लगातार। जब आप विपक्ष में थे तो आपने अपने सारे कार्ड खेल लिए, और कौन क्यों धर्म की आड़ लेता है और दूसरों को आतंकवाद का समर्थक बताता है और अपने गिरेबान में नहीं झांकता। इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान जिस दिन से बना है, पहले दिन से वो भारत के विरोध में खड़ा है। भारत की आत्मा पर वो घात प्रतिघात निरंतर करता रहता है। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को भारत की भूमि पर दंगा फसाद करने के लिए, यहाँ की एकता और अखंडता को खत्म करने के लिए भारत में भेज दिया था, जिनको कांग्रेस की सरकारों ने पकड़ा था। आप याद कीजिए, एनडीए की वो गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही थी, किस तरीके से मसूद अजहर जैसे दुर्दांत आतंकियों को सरकार अपने हवाई जहाज में लादकर अफगानिस्तान के मार्फत पाकिस्तान को के हवाले कराई थी। यही नहीं, इस देश के विभाजन का सबसे बड़ा सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना के स्मारक मीनारे पाकिस्तान पर जाकर भाजपा के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने वहां की विजिटर बुक पर जिन्ना के लिए क्या प्रशंसा भरे शब्द लिखे। जसवंत सिंह जी जो भाजपा की बीजेपी सरकार में विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, इसको भी जरा दिमाग में रखना चाहिए। दूसरी बात, आईएसआई जिसके लिए भारत सरकार लगातार उसके विरोध में खड़ी रही, जो विश्व में आतंक का निर्यात करती है, जिसने हमारे देश में उरी और पठानकोट जैसा घातक हमला कराया, उसी पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जांच करने के लिए बुलाया। क्या नतीजा निकला ये बताना चाहिए। आज महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बात करने की हैसियत में नहीं है। 105 रुपए डॉलर प्रति बैरल का पेट्रोल था यूपीए की गवर्नमेंट में, जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। उस समय एक्साइज ड्यूटी ली जा रही थी 9 रुपए। आज 69 डॉलर प्रति बैरल पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, और ड्यूटी कितनी ली जा रही है? 19 रुपए 87 पैसे। तो ये जो अंतर है, ये जो चीजें हैं, ठीक है जावेद जी। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, आपने तीनों वक्ताओं को सुना। तीनों वक्ताओं को सुनने के बाद में आपको क्या लगता है, क्या ये हिंदुत्व का कार्ड खेलना जरूरी था? और जिस तरह के सवाल जावेद अहमद जी ने उठाए हैं कि जिन्ना की मजार पर तो लाल कृष्ण आडवाणी भी गए थे, जसवंत सिंह जी ने अपनी पुस्तक में जिन्ना का जिक्र किया है, फिर अगर अखिलेश यादव ने अपने भाषण में ये कह दिया कि जिन्ना ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, तो क्या गलत कर दिया गोस्वामी जी? या अखिलेश ने जानबूझकर बहुत प्री प्लान तरीके से ये स्टेटमेंट दिया है ताकि एक वर्ग को लुभाया जा सके? प्रमोद जी। उपाध्याय जी, सत्यता ये है कि अगर स्वतंत्रता के बाद 4 लोकसभा के इलेक्शंस को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो जन समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर अब राजनीति नहीं हो रही है या होना बंद हो गई। अब पूरी तरीके से जाति, धर्म, मजहब और इन आधारों को सत्ता में पहुंचने की ये एक सीढ़ी बन गई है। यही कारण है कि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आप ले लें तो भारतीय जनता पार्टी पहले बनियों की पार्टी या वैश्य समाज की पार्टी के रूप में उसकी पहचान थी। उसके बाद फिर वो सवर्णों की में आई। इसके बाद जब 80 के लास्ट के दशक से उसने हिंदुत्व कार्ड को अपना लिया, जो आज भी वो कंटिन्यू है उसका। लेकिन सवाल ये उपाध्याय जी महत्वपूर्ण है कि आखिर ये जो उत्तर प्रदेश केंद्र है, जाति का, धर्म की राजनीति का, हिंदू मुस्लिम राजनीति का केंद्र बना हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 देश के ऐसे राज्य हैं
जो इन पर आधारित राजनीति होती रही है पिछले 3 साढ़े 3 दशकों से। सवाल ये है कि आखिर ये चीजें क्यों पैदा हो रही हैं। उधर अखिलेश जी जिन्ना की बात कह रहे हैं, इधर ये हिंदुत्व की बात कह रहे हैं। तीसरी अगर बात देखें तो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलने का। तो जब सबका साथ और सबका विकास है तो हिंदुत्व या हिंदू कार्ड की जरूरत क्या है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी को भी अगर आप ले लें तो यहाँ जिन्ना की इस वक्त बात करने का क्या औचित्य था। फिर जो अभी जावेद साहब ने कहा वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि जब पाकिस्तान अडवाणी जी गए और वहां जाके जिन्ना की मजार पर उन्होंने उसको लेके भी बवाल हुआ था, और वहां जाके उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए तो उसमें क्या आपत्ति थी। तो इसमें अगर अखिलेश जी ने सिर्फ ये बात कही है कि वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जब पटेल जी का जो आयोजन हो रहा था उसको लेके उस समय उन्होंने ये बात, जिसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक राजनीतिक या सियासी तौर पर दिया गया पूरी तरीके से बयान था, क्योंकि ये हिंदूवादी राजनीति कर रहे हैं। और अगर आप इधर देखें तो मुस्लिम समाज का जो पूरा रुझान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। उसमें कहीं कांग्रेस या वो न करे तो अपने वोट को इंटैक्ट करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया, और बहुत उन्होंने एक नपे तुले शब्दों में बात कही अखिलेश ने कि जिसको आप दुअर्थी भी कह सकते हैं और सीधी, और उन्होंने बात सही भी कही। उसके बाद जो अभी उपाध्याय जी आपने एक बात कही कि उन्होंने खंडन नहीं किया, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर इतिहास गलत है, इतिहास के जो लिखी गई चीजें वो गलत है तो हो सकता है जिन्ना ना हो। उन्होंने खाली ये बात कही कि जिन्ना जो है वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये बात तो सच है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इस देश के बंटवारे के जिम्मेदार भी जिन्ना ही है। और उसकी वजह से जो पटेल जी को, नेहरू को, गांधी को जो स्थान इस देश में है वो जिन्ना को एक नफरत के नजरिए से देखा जाता है, देश को बंटवारे के नजरिए से देखा जाता है। इसलिए उनका इस समय या इस परिप्रेक्ष्य में जो है वो राजनीतिक बयान अखिलेश जी का भी था, और जो आलोचना हो रही है वो भी राजनीतिक रूप से आलोचना की जा रही है। तीसरी बात अगर बिल्कुल, वो तो पूरी तरह से राजनीतिक है। मनोज राय जी, आप ये बताइए कि अखिलेश जी को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि अखिलेश जी के साथ मुस्लिम समुदाय अभी जाता हुआ दिख ही रहा है। मुस्लिमों के पास और कोई चॉइस नहीं है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मुस्लिमों का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ है। मनोज राय जी, आखिर क्या जरूरत पड़ गई जिन्ना को साधने की? जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब पूरी तरीके से उन्होंने दे दिया है। आजादी के आंदोलन में सब लोग साथ थे, ऐसा नहीं है, लेकिन देश के बंटवारे में सिर्फ जिन्ना नहीं थे, देश के बंटवारे में सावरकर भी थे। हिंदू महासभा के सावरकर चाहते थे कि देश बटे। आप किसी आदमी को इस तरीके से मतलब ये कहना, और उन्होंने सिर्फ सामान्य सी बात कही थी कि साथ में पढ़े थे। अब किसने उनको सरदार पटेल को के बराबर, नेहरू जी के बराबर किसने खड़ा किया? ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग इस तरीके की बातें फैला रहे हैं। आजादी के जो नायक थे, जो उस समय आजादी के आंदोलन में लड़ रहे थे, जिनका नाम आया, जो बेनाम रहे, एक ये कहा गया कि आजादी की लड़ाई में वो भी थे जो इतिहास में है। अब इसमें गलत क्या कह दिया उन्होंने बात तो सही कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, यानी आप मानते हैं कि आजादी की लड़ाई में जिन्ना थे? आपका भी मानना यह है कि आजादी की लड़ाई में जिन्ना थे? इतिहास की किताबें क्या कहती हैं सर, मैं तो ये जानना चाहता हूं, आप बता दीजिए। हम तो जो इतिहास पढ़े हैं उसकी इतिहास की लड़ाई में वो भी शामिल। मैं तो आपसे जवाब चाहता हूं, मैं राजनीतिक दल नहीं हूं, मैं तो आपसे जवाब चाहता हूं, जनता आपसे जानना चाहती है। प्रमोद गोस्वामी जी ने सवाल, आपके जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं वो जवाब वो पहले दे चुके हैं। मैं तो सिर्फ ये इसमें जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस बात को उठा रहे हैं, जिसका आजादी के आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, जो खुद चाहते थे कि देश अलग हो जाए, देश बट जाए, वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाजपा को किसने हक दिया कि वो ये सवाल उठाए। ठीक है जावेद जी, कांग्रेस जिन्ना को लेकर के क्या सोचती है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? और आप क्या मानते हैं, क्या अखिलेश ने जिन्ना को लेकर के जो बयान दिया उससे आप सहमत हैं या आप असहमत हैं? आखिर जिन्ना को लेकर के कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है, और जिन्ना के इस बयान की काट कांग्रेस कैसे देखेगी? देखिए, जिन्ना का इस देश से, कांग्रेस से
या व्यक्तिगत रूप से अगर आप जावेद अहमद से भी सवाल करेंगे तो जिन्ना से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जिन्ना की कब्र पे ना कोई कांग्रेसी गया, ना जावेद गए, ना जावेद का परिवार और खानदान गया है उसकी कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए। हम थूकते हैं ऐसे आदमी पे जो अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के साथ गद्दारी करने का काम करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिन्ना की स्थिति और सावरकर की स्थिति में कोई बहुत भिन्नता नहीं है। सावरकर भी देश की आजादी के लिए शुरुआत में लड़े, लेकिन बाद में वो इतना गिर गए कि माफी मांगते मांगते अंग्रेजों की पेंशन पर वो पलने लगे, इसलिए सावरकर का विरोध हुआ। 1909 में जब पाकिस्तान शब्द नहीं आया था और एक अलग इस्लामिक जवाहरलाल नेहरू को फांसी क्यों नहीं हो गई? जवाहरलाल नेहरू को फांसी क्यों नहीं हो गई? इंदिरा गांधी को फांसी क्यों नहीं हो गई? केसी जैन पहले भाजपा इंदिरा गांधी फांसी क्यों नहीं हो गई? क्योंकि चाटुकार इंदिरा जी ने ये शहादत तलवे दे दी। चाटते अगर थे। नेहरू जी ना होते, जवाहरलाल बदतमीजी नेहरू मत जैसे करना। लोग तलवे चाटते थे अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले कांग्रेसी थे। डिबेट है, गंभीर अंग्रेजों डिबेट के है। तलवे चाटने तुम्हारे वाले जैसे सावरकर नहीं लौंडों के थे। लिए ये डिबेट नहीं है, सावरकर जी को जो भाजपा सुन के लीजिए, फाइनलिस्ट भी सावरकर नहीं जी है। को काला पानी मैं हुआ। जानता हूँ तुमको। सावरकर अभी जी को सरकार काला बदल पानी जाएगी, हुआ। उस दल में चले और जाओगे। काला पानी की सजा 17 में सपा में थे, काला पानी की सजा 17 इंदिरा में गांधी सपा को में क्यों थे। नहीं हुई? औकात में रहना, औकात में जवाहरलाल हैसियत से नेहरू को रहना। क्यों नहीं हुई पहले काला पानी इतिहास की पढ़ सजा? लेना, और अगर तुम बदतमीजी करोगे तो तुमसे इतिहास ज्यादा क्या पढ़ाएंगे बदतमीज होगा। आप? इतिहास पूरा देश जानता है। इतिहास आपका काला कारनामा, काला इतिहास, सत्ता काला हासिल करना। कारनामा अभी बता और रहा पहले हूँ बाप कितने बनेगा ये मुख्यमंत्री, पेट फिर बोल के बेटा झूठ। बनेगा अरे मुख्यमंत्री, नवाज फिर शरीफ पोता की माँ बनेगा के पैर मुख्यमंत्री, छूले, फिर पर ये पोता नरेंद्र बनेगा मोदी गए मुख्यमंत्री। थे, कौन ये गया था? परिवारवाद नहीं नवाज चलेगा। शरीफ की माँ के ये पैर छूकर परिवारवाद नहीं इस चलेगा। देश की बर्बादी का आप आशीर्वाद कांग्रेस लेने पार्टी गई थी ना चलाइए, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी। पार्टी के अध्यक्ष दो बनिए, फैमिली से महाअध्यक्ष बने, जाहिल बेटा अध्यक्ष लोग बने, फिर ऐसी बेटा डिबेट में अध्यक्ष बने, फिर बैठेंगे। माँ अध्यक्ष बने, माँ कितने बड़े हो? नेहरू पार्टी। जी ने होते, नेहरू जी ने जो बनाया वही आज बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी। जो नेहरू जी ने बनाया वो बेच रहे हैं। गद्दारों को अधिकार नहीं दे करने का। एक गद्दार को जिन्ने के पैरों पर एक एक करके बोलिए। जावेद जी, मेरा आग्रह दोनों से है कि आप एक एक करके बोलेंगे तो जनता को आपकी आवाज सुनाई देगी। आप एक एक करके जवाब देंगे तो सबको सुनाई देगा और जवाब देने का मौका सबको मिलेगा। हमारे पास पर्याप्त समय है। जो दल सरकार बदलते दल बदलता है, जो खाली नेहरू को फांसी पेट क्यों नहीं हो गई बोलेगा, भाई? एक आप बताइए, और नेहरू को फांसी बताइए क्यों नहीं हो गई? क्यों सावरकर हो को काला जाती? पानी क्यों हो गया? नेहरू देश के जब उन्होंने पासे माफी मांगी मांगी थे थी सावरकर और ने, नेहरू तो अंग्रेजों की सावरकर जी ने पेंशन जब पर माफी पल रहा था। मांगी थी, जवाब दो ना। सावरकर जी चाटुकार अरे थे आपके हैसियत का अनुसार, जवाब दो। तो उनको नेहरू सजा क्यों मिली? नेहरू देश के सजा तो मिलनी चाहिए थी जिन्ना को। पूरी भाजपा, सजा पूरी मिलनी संघ चाहिए की थी नेहरू को। विचारधारा नेहरू सजा जी के मिलनी चाहिए थी पैरों की इंदिरा धूल गांधी रही को। है। और अरे गटर के कीड़े, ये जो है गटर के ऐश करते कीड़े अपनी रहे। हैसियत पहचान इनके लो। कपड़े ब्रिटिश आज से जुड़ उत्तर करके प्रदेश आते में थे। निकल नहीं पा रहे हो। इनके उत्तर कपड़े प्रदेश में निकल नहीं नेहरू पा रहे हो। गांधी के कपड़े सांसद और विधायक की गली और पूछे जा रहे गांधी हैं। के कपड़े ब्रिटिश क्या से जुड़ के पता आते थे। कि इंदिरा जी ने देश की एकता के लिए शहादत देश दी। के लोग फांसी चढ़ रहे थे, देश के कौन लोग फांसी चढ़ चढ़ रहे रहे थे? थे। और तुम्हारे आपके क्या लोग नेता, चढ़े? आपके केसी नेता जैन तुम्हारे साथ ताजे फांसी पे चढ़े। तलवे चाटने जावेद वाले के लोग ऐश परिवार कर के रहे थे। 5 लोगों की शादी के शहादत वक्त है में देश की आजादी के नेहरू जी आंदोलन चांदी में। के गिलास में केसी दूध जैन पीते के थे, घर में चांदी किसी के की थाली में 107 खाना तोला नहीं खाते थे लगी। नेहरू जी। आरएसएस के बताया परिवार में आपको, इतिहास को 107 तोला छुपाते नहीं हैं। लगी। अरे अंग्रेजों के जावेद जी, मुखर पूरा थे। इतिहास बताइए ना, नंगे हो जाएंगे, नहीं। नंगे हो अरे जाएंगे। पूरा इतिहास बताएंगे तो पूरी तुम कांग्रेस बगैर नंगी हो जाएगी, बगैर पूरी बात कांग्रेस नंगी हो औकात जाएगी। देखो कहीं का इतिहास ना औकात बताइए, देकर बात इतिहास बदतमीज कहीं का बताएंगे, कांग्रेस देखो नंगी हो कहीं का। जाएगी। अरे इतिहास कांग्रेस तुमको नहीं नंगी पता, हो तुम्हारा जाएगी। इतिहास क्या है? शादी के तुम्हारा बर्तन में इतिहास क्या भोजन है? करने वाले 2 लोग टके के आदमी, जब 2 टके की विचारधारा, मुझे लगता है कि तुम्हारा इतिहास। आप प्रमोद जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बहस थोड़ी गर्म हो गई है और दोनों की ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है कि कौन क्या कहना चाह रहा है। अगर एक एक करके बोलेंगे तो इनकी बातें भी जनता तक पहुंचेगी और मुझ तक भी पहुंचेगी। प्रमोद जी, ये बताइए कि ये जो धर्म संसद का आयोजन भारतीय जनता पार्टी बनारस में करने जा रही है, इस धर्म संसद में बहुत सारे मुद्दे धार्मिक तो हैं ही, एक मुद्दा दलितों को लुभाने का भी है। वो उस धर्म संसद में ये प्रस्ताव लाने वाले हैं कि दलितों को धार्मिक अधिकार दिए जाएं, यानी धार्मिक अधिकारों का आशय है कि दलितों को भी पुजारी बनाया जाए या मंदिरों हो सकते हैं। तो ये जो धर्म संसद है, जिसे संस्कृति संसद नाम दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की तर्ज पे ही होने वाला है।
तो ये क्या चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? और अगर ये चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है तो ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है? प्रमोद जी। उपाध्याय जी देखिए, अब वो चाहे धर्म संसद हो और चाहे वो और कोई संसद हो, अब सारे जितने भी ये संसदें हैं, ये सारे संसद राजनीति और चुनाव के वक्त जो है ये इनका पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों को साधने का एक माध्यम हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर बहुत से और इश्यूज भी उठेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को भी, साधु संत भी रहेंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी रहेंगे, वो सारे लोग रहेंगे। लेकिन ये इसका जो नेपथ्य है, इसके नेपथ्य में अगर आप जाएं तो वो चुनावी राजनीति है। और जो आपने कहा कि दलितों को ये अधिकार देने की बात है, वो पूरी तरीके से दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने, साथ साथ उससे बड़ा मकसद भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे नजर आता है वो ये है कि वो जो हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी के लिए है और पिछले 80 के दशक से उस पर वो काम कर रहे हैं। इसमें जो हिंदू जाति के लोग विभक्त हैं, बिखरे हुए हैं, उनको मुझे ये मैं जहां तक मैं समझता हूं, ये उन सारे हिंदू जातियों को एक जगह एक माला में पिरोने की नजरिए से राजनीतिक के साथ साथ हिंदुत्व को संगठित करने के लिए ये एक व्यापक प्रयास होगा इसमें। ठीक है मनोज जी, क्या असदुद्दीन ओवैसी के डर से अखिलेश को मुस्लिमों को साधने के लिए जिन्ना का बयान देना पड़ा? जैसे जावेद अहमद जी ने स्पष्ट किया, वे कांग्रेस के हैं और जाहिर है स्वयं भी मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि जिन्ना से उनका कोई लेना देना नहीं है, जिन्ना की मजार से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को जिन्ना को लेकर के बयान देना पड़ा। तो आखिर ये स्थिति कैसे निर्मित हुई? क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के वोट काट सकते हैं, ऐसा डर समाजवादी पार्टी को लग रहा है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के सदस्य हैं, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। और सब लोग जान गए कि कौन किस मकसद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ रहा है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हमने फिर कहा कि जो इतिहास में लिखा हुआ है उस सवाल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना की मजार पे कौन गया, अडवाणी गए, जसवंत सिंह जी ने क्या कहा, ये सब कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जो काम किया उसको लेकर जाए ना, उसको लेकर क्यों नहीं जा रही है? हमें नहीं जरूरत है, जरूरत भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों का, इन सब तरह तरह के तरीकों का कि कैसे हम चुनाव लड़ेंगे और कैसे हम फिर वापस आएंगे। इसलिए इन बातों को बार बार मुद्दा बनाया जा रहा है, न कि रोजगार को तो नहीं दिया इन्होंने, लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। आखिर वो कहाँ गए? जो वादे इन्होंने किए थे वो वादे क्यों नहीं पूरे हुए? ठीक है केसी जैन साहब, सारी चीजें आकर के विकास पे रुकती हैं। जिन्ना को लेकर के जो इतना बवाल है वह तो है ही। हाल ही में अयोध्या में जब दीपोत्सव हुआ था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार कार सेवकों पर गोली नहीं बरसाती, हमारी सरकार में कार सेवा यदि कभी फिर हुई तो हम पुष्प वर्षा करेंगे। इस बयान का अर्थ क्या है मैं समझना चाहता हूं। जो घटना 1992 में हुई थी उसको अचानक से दीपोत्सव के दौरान दोहराना, रिपीट करना, उस पर बयान देना, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी उन सारे मुद्दों को उभार रही है जिनसे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं या तो उग्र होती हैं या आहत होती हैं। जैन साहब, देखिए उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस तरीके का बयान नहीं देता है जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अगर जो बयान दिया है कि जिस प्रकार से राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई उस तरीके की घटना नहीं दोहराई जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं उन राम भक्तों के हृदय पर, दिलों पर मलहम लगाने का काम है, ना कि उनको उग्र करने का काम है। दूसरी बात ये कि आज अखिलेश जी ने जिन्ना की चर्चा की है। इसी तरीके से 2012 का इलेक्शन था, 2012 के इलेक्शन में और 2017 के इलेक्शन में इसी तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बयान दिया था कि हमने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, अगर हम गोलियां नहीं चलवाते तो ये हो जाता, वो हो जाता, बहुत सारी बातें
माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2017 के इलेक्शन में कही। तो जिस प्रकार से उनका बयान सोची समझी साजिश के तहत और भावनाओं को भड़काने के लिए आहत करते हुए इस तरीके के बयानबाजी की गई थी और कहीं ना कहीं वर्ग विशेष का वोटों का लाभ लेने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने इस तरीके की बयानबाजी की थी, वैसे ही बयानबाजी आज सोच समझ करके अखिलेश यादव जी जिन्ना के बयान को लेकर के कर रहे हैं। वास्तव में जो विकास की चर्चा है, विकास पे तो कोई चर्चा ही नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश ने विकास किया है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लगातार सहयोग किया है, आप देखिए 30 से ज्यादा नए हॉस्पिटल बनकर के खड़े हैं, 100 करोड़ से ऊपर 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, जबकि इसी वैक्सीन पे अखिलेश यादव जी ने सवाल खड़े किए थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी सवाल खड़ा किया था राहुल गांधी जी ने कि 1 साल क्या आप 10 सालों में भी ये वैक्सीनेशन पूरा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने के लिए, और राष्ट्र के प्रति अगर आपके अंदर समर्पण है, पार्टी के अंदर समर्पण है, तो बिल्कुल आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं जो लक्ष्य वास्तव में बहुत कठिन लगता है। रही बात जिन्ना की, देखिए जब लाक्षागृह का निर्माण मामा सकनी ने कराया था पांडवों के लिए, तो लगता था कि उन्होंने बहुत बड़ा काम इनके लिए किया है, लेकिन जब लाक्षागृह में उसी आग लगा दी गई, उनको जलाने का प्रयास किया गया, तो वही मामा सकनी सबसे बुरे व्यक्ति साबित हुई। रावण कितना भी प्रकांड विद्वान था, कितना भी अच्छा था, जीवन में कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना किए हो, कितना भी बड़ा शिव का भक्त हो, लेकिन जब उसने सीता का हरण कर लिया तो वो पूरे समाज के लिए उसका चेहरा एक कलंकित साबित हुआ, और प्रतिवर्ष उसकी दशहरे पे उसका पुतला दहन होता है। तो वही काम जिन्ना ने किया। हो सकता है जिन्ना ने पहले अच्छे काम किए हों, लेकिन अगर अंततः गत्वा उनकी वजह से लाखों लाख लोगों का कत्लेआम हुआ और तमाम सारे लोग जला करके, फूक करके, मार काट करके इधर से गाड़ियां उधर से गाड़ियां भेजी जा रही थी, तो ऐसे में जिन्ना को बिल्कुल आजादी का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। अगर उनको ये कहा जाता है कि नहीं वो इतिहास है, इतिहास सही कह रहा है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये वोट की राजनीति हो रही है, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने इतना घृणित कार्य किया उसको भी कहीं ना कहीं सही सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किए, हम तो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप काम पे चर्चा करें, और जो हिंदू सम्मेलन वो प्रतिवर्ष होता है। देखिए उपाध्याय जी, ये जो धर्म संसद है, धर्म संसद का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। ये चुनाव हो चाहे ना हो, ये अलग बात है कि धर्म संसद में क्या क्या चीजें पास होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं पास होती हैं। इसके पहले जब जब धर्म संसद का आयोजन होता रहा, उसमें एक बड़ा मुद्दा रहा कि भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग कार्य करेंगे, हम लोग एकजुट होकर के, चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो, चाहे पार्टियों पे दबाव बनाना हो, हम लोग काम करेंगे और हम लोग उसका साथ देंगे जो लोग भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए आगे बढ़ करके आएंगे। वैसे ही धर्म संसद का हर प्रतिवर्ष आयोजन जो हमारे जो संत पुरुष हैं उनके नेतृत्व में धर्म संसद का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसी तरीके से इस वर्ष भी धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, लेकिन काम पे चर्चा करना कहाँ चाहते हैं विपक्ष के लोग। आप देखिए कितने एयरपोर्ट थे पहले, आज कितने एयरपोर्ट है? ठीक है, आज 30 से ज्यादा। आपके इसी सवाल का जवाब जावेद जी से ले लेते हैं। जावेद जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि काम पर आप लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कृपया भारतीय जनता पार्टी के कामों पर चर्चा कर ली जाए, चर्चा हो जाए। अपनी प्रशंसा भी भारतीय जनता पार्टी सुन ले। 20,000 हत्याएं हो गई 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश। ये जावेद के आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े। 18,000 से अधिक दुष्कर्म हो गए। ये जावेद के आंकड़े या कांग्रेस के नहीं है, ये एनसीआरबी के हैं। जो मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें पीछे समझौता हो गया होगा दबाव में, वो एक अलग विषय है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश की में आपने एक उद्योग नहीं लगाया, और आप बता रहे हो कि हमारी अर्थव्यवस्था देश में दूसरे स्थान पर है। अब आप उसको ये समझ लीजिए, रसोइयों को स्कूल में 50 रुपए प्रतिदिन मिलता है, और 2-2 लाख के अब बीच में मत बोलना, अब बीच में मत बोलना। चर्चा कर लीजिए ना। अरे बदतमीज आदमी, अब बीच में मत बोलना। तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, अब या तो मैं डिबेट से हट जाऊंगा। जावेद जी शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करें। आप दोनों ही सम्मानित हैं, बदतमीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बोलेंगे ये बोले, मैं बोला ये बीच में पहले भी कूदे मेरे बोलने पर, तब भी इनको नहीं रोका गया। 50 रुपए रसोइया का। जैन साहब, जावेद जी को बोलने दीजिए, आप जवाब देना। जैन साहब, आप जावेद जी को जवाब देने दें, उसके बाद आप बोलिए। जावेद जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप अपना जवाब दीजिए। हाँ, जावेद जी आपके बीच में नहीं बोले थे, जावेद जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। 50 रुपए प्रतिदिन रसोइये का वेतन है दैनिक। जी जावेद जी आप बोलिए। महीना मिलता है, 1500 रुपए महीना मिलता है। रसोइया को 8 महीने से
आप वेतन नहीं दे पाए। गोरखपुर में संविदा नर्स 7 महीने से वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या के लिए विवश हो जाती है। ये स्थिति है। आप कितने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाए। आज क्या शिक्षकों की स्थिति है। आप अभी बात कर रहे थे धर्म की। मैं हिंदू धर्म के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप राजनीतिक प्रकल्प भी अपना चलाओगे, धर्म का भी चलाओगे, लोगों को मूर्ख बनाने का भी चलाओगे। आप ये बता दो, सहायक शिक्षक अध्यापक भर्ती में 6,500 से अधिक पिछड़े वर्ग का अधिकार आपने क्यों हड़प लिया। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उम्भा में मारे गए आदिवासी हिंदू नहीं थे? क्या हाथरस की बेटी हिंदू नहीं थी? क्या प्रयागराज के निषाद जो भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नदी पार करा रहे थे, वो निषाद समाज हिंदू नहीं था? वो उन्नाव की बेटी हिंदू नहीं थी? वो शाहजहांपुर की बेटी हिंदू नहीं थी? आप समता ममता समानता की बात करते हैं और आप चुनाव के समय ही बात करेंगे, और चुनाव खत्म हो जाने के बाद न धर्म संसद का पता होता है, न राष्ट्र धर्म का पता होता है, न संघ का पता होता है, और न भारतीय जनता पार्टी का पता होता है। ये सवाल, इसके बाद एक सवाल का जवाब और सुन लीजिए। जैन साहब बहुत बड़े विद्वान है। कांग्रेस जैन साहब इतने बड़े विद्वान है कि अभी वो सवाल उठा रहे थे राम भक्तों के गोली चलाने का। अब आप चुप हो जाइए। दधियाल की कंबोडिया में है, मैं वो भी इतिहास बताऊंगा। जैन साहब, मैं आपको अभी इसके बाद आप ही जवाब दीजिए। जैन साहब 2 मिनट बस, जावेद जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए जी। उपाध्याय जी, जिन राम भक्तों पर गोली चलाने ठीक की बात है जावेद जी, अब केसी जैन साहब से जवाब ले लेते हैं। जैन साहब, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। मेरा सवाल का जवाब, अगर मेरा सवाल नहीं आया तो वो बात अधूरी रह जाएगी। लाल कृष्ण अडवाणी जी से लेकर उमा भारती जी तक ने जब अयोध्या में विध्वंस के बाद मुकदमा हुआ, क्या अदालत ने कहा कि हम कार सेवा के लिए नहीं गए, हम मौके पर नहीं थे। रायबरेली की कोर्ट में शपथ पत्र सहित बयान है। वहां पर राम भक्तों ने कोई ढांचा नहीं गिराया, वहां पर आतंकी आ गए थे, दहशतगर्द आ गए थे, और कोठारी बंधुओं के साथ आपने उसके परिवार के साथ क्या किया। ठीक है जावेद जी, जावेद जी जैन साहब से जवाब ले लेते हैं। जावेद जी बस, जैन साहब, हाँ जैन साहब आप बताइए जी। देखिए जैन साहब, आप जवाब उपाध्याय जी, देखिए आपने जावेद अहमद जी की बातों को पूरी तरह से सुना। उन्होंने विकास के मुद्दे पर भी बोला, धर्म के मुद्दे पर भी बोला। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल जनता आपसे करेगी। देखिए, नहीं देखिए उपाध्याय जी, विकास पे तो ये चर्चा करने लायक नहीं, इसीलिए ये खुद मुद्दा ले आए कि वो हिंदू नहीं है, ओबीसी का मुद्दा ले आए, तमाम सारी ये बातें करने लगे। लेकिन ये बताइए, जब डे बाय डे हेयरिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो आपके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता काला कोट पहन के वहां पहुंच गए कि नहीं, डे बाय डे हेयरिंग नहीं होनी चाहिए, इसको तो 2 साल के लिए आप टाल दीजिए। तो टाल दिया जाए 2 साल के लिए। आप लंबे समय तक टालते रहे भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए। अब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर रास्ता खुल रहा है तो उसको आप क्यों लटकाते रहे। दूसरी बात यह है कि आप चर्चा कर रहे थे यहाँ पे यह घटना हो गई, वहां पे वो घटना हो गई। पालघर की घटना याद है आपको? पालघर में जिस प्रकार से हमारे हिंदू संतों को आपकी पुलिस के सामने वहां पर राजस्थान में पीट करके मार डाला गया, पालघर में मुकदमा लिखने से इनकार नहीं किया गया जो लखीमपुर में किसानों के साथ किया। हाथरस की बेटी के साथ आपने उसके मौत हो जाने के बाद आपने उसको कलंकित करने का प्रयास किया था। सुन लीजिए, ये नीति आप त्याग कीजिए। आपकी नीति का खुलासा हो चुका है, जनता पोस्टमार्टम कर चुकी है। आप किसी के नहीं है, आप न राम के हैं, न कृष्ण के हैं, न शिव के हैं। अगर राम के होते तो मर्यादा होती, कृष्ण के होते प्यार होता, और शिव के होते तो वो मस्तिष्क होता, वो वैभव, वो भगव होता। वो प्रमोद जी, आपको बीच बचाव करना पड़ेगा। प्रमोद जी, ये विकास की बातों के बीच में अचानक धर्म का आ जाना और विकास की बात की चर्चा को घुमा फिराकर अंत में धर्म पर ले जाना। आखिर आप उत्तर प्रदेश में जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, माफी चाहता हूं, जो दावे किए जा रहे हैं विकास के, उससे आप कहां तक सहमत हैं? और जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट जो मिल रहा है उसको जो विपक्षी पार्टियां देख नहीं पा रही हैं, जैसे आज ही 1 करोड़ से अधिक बच्चों के खातों में 1100 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, तो ये जो चीजें हैं ये जातियों के मिथक को तोड़ रही हैं
और विपक्षी पार्टियां संभवतः इसे नहीं देख पा रही हैं, ये एक बड़ा मील का पत्थर क्या आपको नहीं लगता? और इसी प्रकार से न जाने कितनी डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं हैं। अभी उन्होंने कह दिया कि होली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, 1 किलो सरसों का तेल भी मुफ्त में दिया जाएगा, नमक भी दिया जाएगा और उसमें चावल और दाल भी जोड़ दी है। तो ये जो चीजें हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट की हैं, इन सब के बीच में अगर धर्म भी आ जाता है और धर्म का झोंक लग जाता है, तो आप इस पूरे दृश्य को किस तरीके से देखते हैं प्रमोद जी? कोई दो राय नहीं उपाध्याय जी के मोदी सरकार ने चाहे वो कोविड की वजह से स्थिति हो, उस समय भी उनके कार्यकर्ता वहां पूरी तरीके से लगे रहे और जिस ढंग से राशन दिया जा रहा है, जिस ढंग से गरीबों को जो है उनको आवास दिए गए हैं, ये सारी योजनाएं विकास की या जनमानस से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन तो किया गया है। और चाहे वो अभी आप देखें कि बोनस वगैरह कर्मचारियों को जो देने की बात है, ये सारी चीजें सरकार द्वारा की जा रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार ये सार्थक प्रयास कर रही है। सवाल ये है, इस जिस मुद्दे को लेकर हम आप आज बहस कर रहे हैं, वो मुद्दा ये है कि राजनीति या चुनाव में ये सारी चीजें अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, ये सारी जो चीजें आ जाती हैं, मैं समझता हूं कि इस राजनीति की इस विधा से प्रदेश कमजोर होता है और एक वैमनस्यता पैदा होती है, जो एक एकता का भाव है वो कमजोर होता है। इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से कबीलाई राजनीति है, ये सारी चीजें इसीलिए पैदा हो रही हैं कि वो कहीं पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं, टिकट तो वो इस आधार पर कि यहाँ पिछड़ों का है, यहाँ दलितों का है, यहाँ क्षत्रियों का है, यहाँ ब्राह्मणों का है, उस हिसाब से जब ये टिकटों का बंटवारा है या मंत्रिमंडल के विस्तार में उस जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा, योग्यता के बजाय जब ये रखा जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जब राजनीति की ये विधायी कबीलाई होगी, तो फिर आप इस देश में का ना तो विकास, कितना भी आप विकास करें, लेकिन इस देश का ना विकास दिखाई देगा और ना ही एकता दिखाई देगी। ये राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। प्रमोद जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये एक कड़वी सच्चाई है कि हम जातिगत राजनीति से ऊपर उठ नहीं सकते और जातिगत राजनीति के बिना इस देश में राजनीति और चुनाव संभव नहीं है। चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो या अन्य कोई पार्टी। कई पार्टियां तो धर्म के नाम पर ही बनी हुई है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी केवल धर्म के आधार पर बनी हुई है। और अब तो ये आरोप भी लग रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के वोट काटने के लिए मैदान में आ जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। प्रमोद जी, इनसे कैसे छुटकारा मिल सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल दावे के साथ अपने जो पिछड़े मंत्री हैं उनकी यात्राएं निकलवाई और वो अपने भाषणों में कहते हैं कि 27% मंत्री पिछड़े हैं हमारे। प्रमोद जी। उपाध्याय जी, मैं यही हमारी आज की चिंता का विषय या समाज के प्रबुद्ध वर्ग की चिंता का विषय सबसे ज्यादा यही, राजनीति करिए लेकिन राजनीति जनता के लिए करिए, सत्ता के लिए राजनीति नहीं करिए। आज दुर्भाग्य ये है कि अब हम अगड़ों को बांट रहे हैं, पिछड़ों को बांट रहे हैं, दलितों को बांट रहे हैं, हिंदू को बांट रहे हैं, मुसलमानों को बांट रहे हैं। जिन्ना पे अगर बयान दिया तो उसकी आलोचना हो रही है और सावरकर की आलोचना हो रही है। ये इशू नहीं है। इस देश के विकास में ये कहीं कोई नींव के पत्थर नहीं बन सकते हैं। सवाल ये कि सत्ता हासिल करने के लिए ये जो छोटे छोटे तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बड़े महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, युवा कहाँ, ये युवाओं का देश हो रहा है, युवाओं के देश की बात दावे किए जा रहे हैं, उन युवाओं के लिए क्या हो रहा है, नौकरियां कहाँ हैं, नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। इस पर किसी भी विपक्ष का, सत्ता पक्ष का इस पर फोकस नहीं है। फोकस इस बात पर है कि कहां से हम इन वैश्य को जोड़ लें, कहां से निषाद को जोड़ लें, कहां से दलित को जोड़ लें। तो ये जिस ढंग की राजनीति हो रही है, मैं समझता हूं कि कितनी भी कोई भी सरकार कितना भी विकास का काम कर ले, लेकिन अगर समाज विभक्त रहेगा, जातियां विभक्त रहेंगी, तो फिर ये विकास किस काम का और ये किस काम आएगा। आप सत्ता हासिल कर लीजिए, इस पर
समूचे विपक्ष को, समूचे सत्ता पक्ष को, राजनीतिक दलों को बैठ के ये तय करना होगा कि हम मुद्दों की राजनीति करें। अब जाति की राजनीति से, धर्म की राजनीति से, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हमको ऊपर उठना होगा, तभी विकास संभव है, तभी देश जो है वो नेतृत्व विश्व का कर पाएगा। वरना ये डिबेट में बैठ के अच्छा लगता है, कोई दल आपकी बात मानने वाला नहीं है। मैं मनोज राय जी से सवाल करता हूं। मनोज राय जी, केसी जैन साहब अभी कह रहे थे कि कोई विकास पे बात नहीं करना चाहता, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विकास के दावे किए हैं, उन विकास के दावों पर आपका क्या कहना है? आप एक बात और बार बार कहते हैं कि अखिलेश यादव के किए कार्यों पर फीता काटा है, तो इससे तो आपको खुश होना चाहिए कि अखिलेश यादव ने जो काम किए थे उसे भारतीय जनता पार्टी ने रोका नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने उन कामों को आगे बढ़ाया है, तो इसकी आलोचना क्यों करते हैं? मनोज जी। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि अगर हमारे कामों का पूरा करके फीता काटे तो हम आलोचना नहीं कर रहे। मैं बनारस में रहता हूं, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, और बनारस में वरुणा कॉरिडोर हमने शुरू किया था। वरुणा कॉरिडोर को उन्होंने पूरा नहीं किया। अखबारों में आज भी छप रहे हैं कि वरुणा कॉरिडोर को बिना पूरा किए उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने क्योटो का सपना दिखाया था बनारस में। कहाँ है क्योटो? बनारस के लोग पूछते हैं क्योटो कहाँ है। सवाल इस बात का है कि जौनपुर में जिस मेडिकल कॉलेज को हमने शुरू किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने शुरू किया था, वहां नाम तो अपने नेता का इन्होंने दे दिया, लेकिन नाम देने के बाद क्या किया? आप फोटो अखबारों में छपे कि प्लास्टर तक भी वहां नहीं हुए थे। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की घोषणा की लखनऊ में, और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो है वो लोहिया के 8वें तल पे चल रहा है अस्पताल। मतलब कोई काम करिए। तो सवाल इस बात का है कि आप काम करिए और उसको दिखाइए तो एक अच्छा लगता है। लेकिन जो अस्पताल हम बनाए थे समाजवादी पार्टी ने, जो चल रहे थे, उन अस्पतालों को, बजट को काट लेना, उन्हें परेशान करना, काम बीच में रोक देना। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो मानक थे उसको कम करके जल्दी शुरू करना, जबकि आज भी आप पता करिएगा, आपके पास सूत्र होंगे, आपके वहां स्थानीय पत्रकार होंगे लोग, आप पता करिएगा, कोई भी जो सुविधाएं होती हैं पब्लिक की वो नहीं बनी है, जो साइड रोड होती है चलने के लिए वो नहीं बनी है। तो बिना कुछ किए ये सिर्फ बात करते थे और पूरा बात करते। वह तो देखिए मनोज जी, मैं बीच में बोलना चाहूंगा आपसे कि जब लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना था, तो वह सिर्फ फिरोजाबाद तक बना था, लेकिन उसे चालू कर दिया गया था आनंद फानंद में। उसमें आसपास न तो सर्विस लेन बनी थी उस समय, आसपास न किसी तरह की सुविधा थी, जैसे टॉयलेट वगैरह की सुविधा नहीं थी, रेस्टोरेंट नहीं थे। यहाँ तक कि जब वो शुरू हुआ तो वहां पर कोई पुलिस वगैरह गश्त नहीं थी। शुरुआत में बहुत वहां लूट वगैरह हुई। भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने के बाद भी ये सब होता रहा। ये सभी पार्टियां करती हैं। मनोज जी, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं सर कि आप ये पता तो कर लीजिए कि जो सड़क, जो जिस गुणवत्ता की हमारी सड़क थी, जिसको लगातार ये लोग भ्रष्टाचार की बात करके जाते थे, चेक करते थे, क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वो गुणवत्ता है? आज बनारस से आजमगढ़ की सड़क 4 लेन बन रही है 5 साल से। 8 साल से सड़क बन रही है बनारस से सुल्तानपुर 4 लेन जो आगे लखनऊ जाती है। ये आखिर काम करते तो है नहीं कुछ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक नहीं 10 काम ऐसे हैं जो इन्होंने शुरू तो किया लेकिन किया नहीं। हमने अगर शुरू किया और खत्म किया तो हम आखिरी तक जाकर के खत्म किए। हमने कोई झूठा वादा नहीं किया कि हमने अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसको पूरा कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि क्योटो कहाँ है? जैन साहब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। ठीक है मनोज जी। केसी जैन साहब जवाब दीजिए। उपाध्याय जी, अगर वास्तव में इन्होंने काम किया होता, 2012 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत की सरकार में समाजवादी पार्टी आई, जनता ने बीएसपी का काला साम्राज्य देखा और उसको हटा करके इनको मौका दिया, लेकिन इन्होंने उससे 4 कदम आगे बढ़ करके घोटाले किए और आनंद फानंद में जल्दी केवल आधे अधूरे कामों का उद्घाटन करके फरार हो गए। इसीलिए जनता ने, और अगर इन्होंने वास्तव में काम किया होता है, काम गिनाते अपने, फिर इन्होंने क्यों बताया हर जिले की रैली में, 75 जिलों की रैली में, हर मंडल की रैली में मुलायम सिंह यादव पहुंचे, जिलों की रैली में, विधानसभा की रैली में अखिलेश यादव पहुंचे, और वहां उन्होंने बताया खुल करके कि हाँ, हमने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई,
अगर हम गोलियां नहीं चलवाते तो वहां कब की मस्जिद गिर गई होती, कब का वहां पे राम मंदिर निर्माण हो गया होता। विकास की बात कर रहे थे आप, गोलियों में फिर आ गए। जिन्ना की चर्चा कर रहे हैं, आज ये जिन्ना की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं? आज ये अपने काम गिरावे कि हमने ये काम किए। लैपटॉप की बात कर रहे हैं, लैपटॉप इन्होंने कितने साल बांटा? सिर्फ 1 साल लैपटॉप बांटा, उसके बाद में गायब हो गए। इसी तरीके से जो इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं, अगर इन्होंने रोजगार दिया होता, काम दिया होता तो 500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता नहीं बांट रहे होते। इन्होंने तो बेरोजगार आपके पास ज्यादा लोगों को, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ये बहस अंतहीन है, इस बहस के कहीं अंत होना मुझे दिख नहीं रहा है। ये बहस अभी और आगे बढ़ेगी, ये चलती रहेगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपने बहस में हिस्सा लिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यह थी भारतीय जनता पार्टी की बिसात जो हिंदुत्व पर उन्होंने बिछाई है। हिंदुत्व का कार्ड खेलने की पूरी तरह से न केवल तैयारी कर ली गई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उस पिच पर पूरी तरह से बैटिंग कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये सब लोग खुलकर हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है वो हिंदुत्व है। अगर जातियों में बंटकर के राजनीति होगी तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसे नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की नब्ज हिंदुत्व पर धड़कती है, हिंदुत्व पर चलती है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यह तो राजनीति है, राजनीति की इस बिसात पर आप देखते रहिए जनता टीवी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।